नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात पंजाब की, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत गरमा चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दो दिन के पंजाब दौरे पर हैं। बटाला, गुरदासपुर और मोगा का दौरा किया गया और आज यहां पर जमीन एक तरह से पार्टी अपनी बना रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण को चुनाव का केंद्र बिंदु बनाया है। कहा है कि पंजाब की हर महिला को 1000 रुपये मिलेंगे, हर महीने खाते में 1000 रुपये जाएंगे, परिवार की हर महिला को 1000 रुपये मिलेंगे। तो आपकी सरकार बनी तो खाते में पैसे 18 साल से ऊपर महिला को ये पैसे दिए जाएंगे। अब लड़कियां कॉलेज जा सकेंगी, अपने पसंद का सूट खरीद सकेंगी, महिलाएं साड़ी अपनी पसंद की खरीद सकेंगी। चुनाव पंजाब का भविष्य बदल देगा, उन्होंने कहा। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। पंजाब के मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकार में आए तो 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए देंगे। केजरीवाल के मुताबिक ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास है। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। दुनिया का, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बहन और हर मां के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाए होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 98,32,000 महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की थी, जो कुल वोटर संख्या की 47.06% थी। इस हिसाब से अगर इस चुनावी वादे को पूरा करना पड़ा तो हर महीने करीब 983 करोड़ रुपए यानी सालाना 11,796 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। विरोधी पार्टियां यही सवाल कर रही हैं कि इसका पैसा आएगा कहां से। ऊपर से 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का भी केजरीवाल ने ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन घोषणाओं के बाद अरविंद केजरीवाल पर जवाबी हमला किया। बहुत सारी रायता पहले दी गई है, लेकिन रायता की मोहताज नहीं औरत शक्ति पावर का शेयर मंगती है, जेड़ा ऐसी आने वाले दिनों च इन्हां नूं देना। चरणजीत सिंह चन्नी केजरीवाल पर मुफ्त योजनाओं को लेकर हमला कर रहे हैं, तो केजरीवाल चन्नी पर उनकी नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर यह टिप्पणी बिजली के रेट को लेकर थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में बिजली सस्ती करने की घोषणा की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर की बसों में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी थी, जिसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। अब जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए घोषणा की है, वो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली मॉडल को ही पंजाब में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मोगा पंजाब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वाकई जो चुनाव होते हैं वो राजनीति को दिलचस्प बना देते हैं। अब सीधा ही रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर लखनऊ राजधानी में किसानों की महापंचायत हुई और किसानों ने कहा है कि खेती के काले कानून
वापस करना ही काफ़ी नहीं है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तो इस पर आइए सीधे चलते अपने वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान के पास। कमाल, तो ये जो काफ़ी बड़ा आयोजन हुआ पंचायत का, क्या आंकलन आपका, क्या इससे निकल कर आ रहा है और किसानों का रुख क्या है? और ये महापंचायत के बाद जो विधानसभा भी चुनाव आगामी है, क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं फिलहाल आज? नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसानों को इस बात से तो राहत है कि जो नए कानून थे वो वापस करने के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। वो चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, क्योंकि जो सरकारी क्रय केंद्र हैं, खरीद केंद्र हैं, उनमें जो एमएसपी से जो अनाज खरीदा जाता है उसकी मतलब बहुत कम मात्रा होती है, उससे बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकता है। एमएसपी से ख़रीदने की बहुत सारी अड़चनें हैं, जिसकी वजह से किसान बाज़ार में भी बेच देते हैं और वहाँ पे उसको बहुत कम दाम मिलता है, औने पौने वो बिक जाता है। तो वो चाहते हैं कि ये कानून रद्द होने के साथ एमएसपी जो है, एमएसपी गारंटी कानून भी बना दिया जाए। बीज को लेकर के कोई एक बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वो चाहते हैं कि उसको रद्द किया जाए। वो चाहते हैं कि बिजली संशोधन विधेयक जो लाया गया है अभी, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वो किसानों को उससे नुकसान होगा। इस तरह से वो खेती किसानी से जुड़े हुए और कई मांगे हैं। वो चाहते हैं कि इसके साथ ही किसान उसको मनवा लें, क्योंकि बार बार खेती किसानी छोड़ करके उनके लिए आंदोलन करना जो है वो संभव नहीं है। और एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक भरोसे की कमी है सरकार और किसानों के बीच में। और बहुत सारे, जैसे अभी साक्षी महाराज ने कहा कि किसानों के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कोई और नेता उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं। अजय मिश्रा ने एक भाषण में कहा कि मैं 2 मिनट में उनको सही कर दूंगा। तो ये सब उसका बैकग्राउंड है, जिसके कारण भरोसे की बहुत कमी है, जिसको बहाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल कमाल, ये जो भरोसा है और कितना जोड़ पाती है बीजेपी किसानों के साथ, भरोसा है देखने लायक होगा। कोशिश बीजेपी की पूरी है यूपी में। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देश की बात में आपको ले चलेंगे बिहार। यहाँ पे सरकार पर, प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में शराब की तलाशी के लिए कुछ भी कर रही है पुलिस। देश की बात में खबर बिहार से। बिहार में पिछले हफ्ते शराबबंदी की विफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की क्लास क्या लगाई कि अब हर दिन शादियों में बिना महिला पुलिस के शराब खोजने के नाम पर छापेमारी हो रही है। और नीतीश कुमार का कहना है कि इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मनीष, आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी, बताइए पूरा मामला क्या है और जिस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे उन तस्वीरों को कि बिना महिला पुलिस के जहां पे शादी हो रही है वहां पे घुसा जा रहा है, और क्या हो रहा है वहां पे जमीन पर। देखिए, जमीन पर यही हो रहा है कि ये शराबबंदी जो आज से 5.5 वर्ष पूर्व बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने लगाया था, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, ये जमीन पर पूरी तरीके से विफल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी इस सच को भली भांति जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस नाम पर, इस विफलता के नाम पर वो समीक्षा बैठक करते रहते हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद खासकर पटना के एसएसपी को इस बात को लेकर क्लास लगाई थी कि आपके शहर में जो है हर जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसको ये शराब उपलब्ध होती है,
यानी कि होम डिलीवरी होती है। होम डिलीवरी बिहार में हर जगह, हर गांव, हर शहर में होती है। उसके बाद पटना पुलिस कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि हाइपर मोड में है और आजकल वो विभिन्न जगहों पर शादियों में जा रही है, छापेमारी कर रही है, होटल के कमरों में जा रही है। इसी में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाले तो गए हैं लेकिन उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है और जहां पर दुल्हन है, जो वधू है, उनका पूरा परिवार है, वो अपने कमरे में बैठी हुई हैं। उनके कपड़ों की, उनके ब्रीफकेस की, अलमीरे की जो पूरी जांच हो रही है। आज नीतीश कुमार से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है, मेरे दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खबर आ रही थी कि शराब, जो शादियां हो रही हैं वहां पर शराब खुलकर लोग पी रहे हैं, इसलिए ये छापेमारी हो रही है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो लोग इसके कारण उत्तेजित हैं, खासकर उनके जिनके घरों में शादियां हो रही हैं, पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, एक तरह का डर का माहौल है निधि। और ये जो डर का माहौल है, लोगों को ऐसे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन वो भी इस सच से भली भांति परिचित हैं कि अगर बिहार में आज शराब की होम डिलीवरी हो रही है तो उसमें पुलिस वालों की भी मिली भगत है, पुलिस वाले भी इस धंधे में पूरी तरीके से लिप्त हैं और इस पुलिस विभाग के मुखिया खुद नीतीश कुमार हैं, जिसके बावजूद वो अपने ही जो उनका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था शराबबंदी, इसको पूरी तरीके से जमीन पर लागू करने में विफल रहे हैं। बिल्कुल मनीष, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में चिंताजनक स्थिति है कि बिना महिला पुलिस के अगर दुल्हन है या वहां पे कोई किसी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किस तरह से पुलिस का वहां पे प्रशासन का रुख है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन मुझे कहा जा रहा है हम सीधे पंजाब चलते हैं, लुधियाना चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ऑटो वालों से बातचीत करें, आइए सुनते हैं। पोस्टर चिपका लिया, उस पोस्टर पे लिखा था इस बार चलेगी झाड़ू, और एक ऑटो वाला पूरा दिन कितने 40, 100, 150 किलोमीटर तो घूम लेता है, चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट। किसी पार्टी के पास ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं था जो हमारे पास था। दिल्ली के 1 लाख ऑटो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अपने पीछे लगा के घूम रहे हैं, इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू चल गई, हम जीत गए। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक काम किया, ऑटो वालों का पूरा सिस्टम बदल दिया। अभी मैं नोट कर रहा था, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम तो नोट कर ली, आपकी लिख रहा था मैं बैठ के जो जो बता रहे थे। अभी और भी बहुत होंगी, ऐसा नहीं कईयों को मौका नहीं मिला, हाथ खड़े कर रखे थे, उनकी भी लिखता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम बहुत है, सिस्टम गड़बड़ है सारा का सारा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जीतने के बाद हमने पूरा सिस्टम बदला। जितने अंदर ऐसे ऐसे इन्होंने कानून बना रखे हैं जिन कानूनों की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि कैसे इनसे पैसे नोचें, कैसे इनसे पैसे छीनें, कैसे इनका खून चूसें। अगर ईमानदार सरकार आती है तो ये सारे कानून बदल देती है। हमने सारे कानून बदले, एक एक करके इनके साथ बैठ के, ऑटो वालों के साथ बैठ के एक एक कानून बदला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के, बड़ी बात बोल रहा हूं, दिल्ली के किसी ऑटो वाले को फोन कर लेना, अगर दिल्ली का ऑटो वाला हमारी तारीफ ना करे तो वोट मत देना मेरे को। तो देश की बात में आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पंजाब की विधानसभा चुनावी राजनीति का। हमारे साथ पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा मौजूद हैं। राघव, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। जो आज ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे, ये महिलाएं समाज के किस वर्ग से आएंगी, क्या आपको आंकड़े मिले हैं? क्योंकि एक महिला के लिए कौन सी वो साड़ी कैसी अपनी पसंद की पहने या सूट, उससे ज्यादा रोजगार है, क्या समझ है इसके पीछे? देखिए, इसमें कोई वर्ग विशेष के लिए या एक समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि सारी महिलाओं के लिए एक आर्थिक आजादी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट अरविंद केजरीवाल जी लाए हैं। हर महिला को 1000, जो 18 वर्ष से अधिक आयु की है, उनको 1000 रुपए प्रति माह सरकार देगी और ये एक आर्थिक आजादी उनको बहुत बड़ी मिलने जा रही है। हम अक्सर देखते हैं और सामाजिक वास्तविकता का सामना नहीं करेंगे, सच्चाई को नहीं देखेंगे तो समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग घर में या तो कोई महिला अपने पति की ओर देखती है जेब खर्ची के लिए,
कोई बेटियां अपने पिताजी की ओर देखती है, कोई बहन अपने भाई की ओर देखती है। कहीं ना कहीं एक आर्थिक आजादी महिलाओं की नहीं आई समाज में। उस आर्थिक आजादी को एक लाने की छोटी सी कोशिश आज दिल्ली के इकोनॉमिक मुख्यमंत्री क्राइटेरिया अरविंद तो कोई केजरीवाल जी ने होगा ना राघव की, जो रोज नौकरी ना करती हो, सरकारी नौकरी ना करती हो या भरे पूरे परिवार से ना हो, वो तो कुछ क्राइटेरिया होगा ना। इसका निधि जी हम एक रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाएंगे। जिन लोगों के पास मान लीजिए जो आर्थिक तौर पे संपन्न है, तो जाहिर से वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन जो आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं है, जिन्हें जरूरत है, चाहे एक अच्छा सूट खरीदने की बात हो या अपना मोबाइल फोन का बिल भरने की बात हो, एक आर्थिक आजादी महिलाओं को देने के लिए केजरीवाल जी तोहफा लाए हैं। ये ऑप्ट-इन माध्यम से हम लोग करेंगे, एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन कैंपेन पूरे पंजाब में चलाएंगे और जो जो महिलाएं रजिस्टर करेंगी उनको सरकार बनने के बाद देंगे। मैं जानता हूं इस बात को कि पंजाब सरकार एक कर्जे में है और लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब सरकार पे है। मैं यही पूछने वाली थी, तो कैसे देंगे फिर ये इतना हर महीने 1000 रुपए? देखिए आज तक क्या हुआ निधि जी, आप भी पंजाब की सियासत को करीब से देखते आई हैं। इन सारे नेताओं ने पंजाब का खून चूस लिया। पंजाब के अंदर कोई स्कूल की बिल्डिंग, कोई सरकारी जमीन ऐसी नहीं है जो गिरवी ना हो। और इन सारे मुख्यमंत्री जो आज तक बने, सबने अपने 7 स्टार होटल बना लिए। मुख्यमंत्रियों के निजी 7 स्टार होटल बन गए, लेकिन सरकार कंगाल हो गई, सरकार पे कर्जा चढ़ गया। हम अपने दाहिने हाथ पे माइनिंग माफिया और अपने बाइने हाथ पे ट्रांसपोर्ट माफिया को नहीं बिठाएंगे कैबिनेट में, जो आज चन्नी साहब की कैबिनेट में हो रहा है। और जब माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, केबल टीवी माफिया खत्म होगा, एक आर्थिक मॉडल उसमें से निकलेगा जिसका पूरा ब्लूप्रिंट अरविंद केजरीवाल जी की टीम ने बनाया हुआ है और पूरी कैलकुलेशंस के साथ ये तो राघव को टाइम फ्रेम की कब से ये 1000 रुपए महीने में दिए जाएंगे, जब ये पूरा सिस्टम आप बदल लेंगे तब दिए जाएंगे? क्या टाइम फ्रेम है, कब से शुरुआत होगी? देखिए सरकार बनने के बाद इसे शुरू किया जाएगा। कौन सी तारीख से करा जाएगा ये मेरे लिए आज कहना मुश्किल है। वो आप उसके लिए आप हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिएगा और हम जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं उसका इंतजार करिएगा, उसमें एग्जैक्ट डेट भी जरूर मेंशन होगी। राघव, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव में महिला जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि हमने बिहार में देखा, बंगाल में देखा, जिस तरह के चुनावी बातें महिलाओं के कही गई और वही वहां पे हमें जीत हासिल हुई है। तो क्या यही एक कारण है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक बन गई है महिलाएं? देखिए वोट बैंक के नजरिए से देखिए या इस नजरिए से देखिए कि आज तक ये होता था कि घर में जो मेल मेंबर होता है, जो आदमी होते हैं, उनकी ओर महिलाएं और युवा बच्चे देखते हैं कि कौन सी पार्टी को वोट देना है। जो घर का बड़ा बुजुर्ग या बड़ा आदमी तय करता है कि भाई इस पार्टी के को वोट देना है, इस निशान पे हमने बटन दबाना है, पूरा घर परिवार मिलकर उसी पार्टी को वोट देता है। आज कहीं ना कहीं महिलाओं को एक चॉइस दी गई है कि अब आप तय करेंगे कि पूरा घर, पूरा परिवार किसको वोट देगा। घर का मर्द नहीं, अब आपके हाथ में आजादी है, आप तय करिए और आप जो तय करेंगी पूरी फैमिली, पूरा परिवार उसी पार्टी को वोट देगा। तो वो देने की एक छोटी सी कोशिश हमने करी है और मुझे लगता है बहुत सफल कोशिश होगी और एक बहुत ही, मैं फिर कह रहा हूं, एक एम्पावरमेंट, एक सशक्तिकरण की फीलिंग मुझे लगता है कि महिलाओं को इससे महसूस होगी। बिल्कुल। क्या आपको जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद हैं और वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने 40% सीटें दी हैं इस बार यूपी में महिलाओं को कि उनको देंगे, और वो आपको बेहतर नहीं लगा वो वाला रोड मैप? देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, सीटें इतनी दे देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, ये तो कांग्रेस और बीजेपी हर चुनाव से पहले अनाउंसमेंट करती आई हैं। यहां तक कि विमेन रिजर्वेशन बिल की 1/3 सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, कितने सालों से लंबित है संसद में। ये दोनों पार्टियां मिलकर आज तक पास तो कर नहीं पाई। चुनाव से पहले शगुफा छोड़ देती हैं कि हम 40% सीटें दे देंगे, 50% सीटें दे देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्क्रीट वादा ये लोग कुछ नहीं करते हैं। कॉन्क्रीट वादा आज अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए किया है। ठीक है, और ये सवाल भी, नकली केजरीवाल क्यों कह रहे हैं वो चन्नी को, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए अभी अरविंद केजरीवाल भी ऑटो वालों से बात कर रहे थे और चन्नी भी ऑटो वालों से बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात दोनों कर रहे हैं, बिजली की बात दोनों कर रहे हैं। जी, मैं ये संवाद आपसे बातचीत लुधियाना से कर रहा हूं। मैं मंच पे मौजूद था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और हमारी आज की ये शाम 5 बजे की सभा ऑटो टैक्सी यूनियंस के साथ लगभग 10 दिन पहले फाइनल हो गई थी। चन्नी साहब जो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री, उन्हें पता लग गया कि हमारी मीटिंग है, उन्होंने 2 बजे ये मीटिंग रख ली
और सारे ऑटो टैक्सी यूनियन वालों को बुला लिया और कहा खबरदार जो तुम केजरीवाल की मीटिंग में गए। इतना डर है उनका केजरीवाल। अच्छा है, ये डर होना चाहिए, इस डर के चलते कम से कम शायद 2-4 काम करके दिखा दें। लेकिन जहां तक नकली और असली की बात है, मैं बता दूं कि चन्नी साहब वही अनाउंसमेंट्स करते हैं जो केजरीवाल साहब करते हैं। सोमवार को जो अरविंद केजरीवाल जी अनाउंस करते हैं, मंगलवार को चन्नी साहब वही ऐलान देते हैं। जो मंगलवार को केजरीवाल साहब बोलते हैं वो बुधवार को कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेट माल पंजाब की मार्केट में उपलब्ध हो गया है, जहां ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट भी है। लोग ओरिजिनल चुनेंगे, डुप्लीकेट को नहीं चुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी शब्द का चयन बहुत सोच विचार के करते हैं। अब चरणजीत सिंह चन्नी एक सरदार हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, तो कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा पंजाब में? नहीं, इसमें कोई जाति विशेष का या वो किस धर्म से आते हैं उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम सारे धर्मों में और सारी जातियों में विश्वास रखते हैं, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आज एक उनकी गवर्नेंस मॉडल पे कि केजरीवाल साहब ने एक तंज कसा है और उस पर अपने एक एनालिसिस दिया है। इसमें उनके धर्म या जात से कुछ या बिरादरी कौन से भाईचारे से आते हैं वो लेना देना नहीं है। उनकी बिरादरी का, उनके धर्म का तो हमारे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन आज उनके गवर्नेंस मॉडल का आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। केजरीवाल साहब ने कहा मैं बिजली मुफ्त करूंगा, 4 दिन बाद चन्नी साहब कहते हैं मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री हैं, अगर चन्नी साहब चाहें तो बिजली मुफ्त कर सकते हैं, ऐलान करने की आवश्यकता तो नहीं है। बने। अब राघव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब जिस तरह से अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं पंजाब में और वो कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाते हैं, क्या माना जाए मुख्य प्रतिद्वंदी पंजाब में कांग्रेस ही है, बीजेपी या और जो अन्य दल हैं वो कुछ नहीं है, या उससे कुछ आपकी बात हो सकती है? देखिए, ये सारी पार्टियां निधि जी एक होकर लड़ेंगी अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। 2017 के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया कि कहीं आम आदमी पार्टी ना जीत जाए। और ये बात अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कैमरे पे कही कि हमने अपने सारे वोट कांग्रेस को दे दिए। कांग्रेस दौड़ में आ गई थी हमसे, वो आम आदमी पार्टी को रोक सकती थी और वही हुआ, उन्होंने हमें रोक दिया। इस बार भी ये चारों पांचों पार्टियां, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इनसे हम इनमें से इनको अलग अलग नहीं देखते हैं, ये सब एक ही परिवार के हैं, आपस में सत्ता बांट के अपनी जो 75-25 की पार्टनरशिप के तहत काम करते हैं। हम इन सब से चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी इस बार जीतेगा, ये सारी पार्टियां हारेंगी। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पंजाब की राजनीति थोड़ी और अलग टाइप की निधि जी। यहाँ सत्ता में जो होता है, चेहरा, आपसे आखिरी में सवाल वही कि चेहरा कौन होगा? अगर जीत भी जाए बहुत बड़ी बधाई आपको पहले से, लेकिन चेहरा कौन होगा सीएम का? बात तो नहीं कर रही हूं मैं उनसे। नहीं, मैं पंजाब का इंचार्ज होने के नाते पार्टी का आपको एक कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करके चुनाव लड़ेगी। दूसरा, वो शख्स पंजाब से होगा। तीसरा, वो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक होगा। हम इस बार बिल्कुल अपना सीएम फेस अनाउंस करके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। चलिए, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो आज अहम घोषणा की आम आदमी पार्टी ने कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और जल्द ही आगे की किस तरह से रणनीति होगी इसकी बात सामने रखेगी आम आदमी पार्टी। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए देश की बात के साथ। दिल्ली के जामा मस्जिद को मरम्मत की जरूरत है। कंगूरा, छज्जा, मीनार, छत तमाम जगह काम मांग रही हैं। अब तक एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही 1956 से इसकी मरम्मत का जिम्मा संभाल रही है, पर इस साल जून महीने से प्रधानमंत्री से लेकर एएसआई को जामा मस्जिद के शाही इमाम ने खत लिखकर दिया है, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है। बाहर से इतनी भव्य दिखने वाली जामा मस्जिद की अंदरूनी हालत कुछ अच्छी नहीं। मस्जिद में 2 हॉल हैं, जिसमें से एक के तहखाने की हालत सुधारने में कुछ मजदूर जुटे हैं। कंगूरों के पत्थर के बीच भी जगह जगह दरारें हैं, छज्जे भी बेहतर हालत में नहीं और छत भी मरम्मत मांग रही है। छतों का काम बहुत जरूरी है, इसी तरह छज्जाज का काम बहुत जरूरी है। मीनारों के जो पत्थर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं उसका काम ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो इमरजेंसी में होना ज़रूरी हैं। छज्जाज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है
और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 तीनों के ऊपर कई पत्थर ऐसे कमजोर हो गए, छोटी छोटी जो मीनारें हैं वो कमजोर हो गई हैं, कई तो गिर गए और कई गिरने वाले हैं। इस साल जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा गया और एएसआई को भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंजीनियर मुआयना करने भी पहुंचे, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। बारिश का पानी गुंबद से लेकर इस पूरे ढांचे को जगह जगह से नुकसान पहुंचा रहा है। इमाम साहब, प्रधानमंत्री जी को कब चिट्ठी लिखी थी आपने और क्या आगे भी लिखने वाले हैं? मैंने अभी इसी साल चिट्ठी लिखी है, जैसे मीनार का वाकया अभी ये 3-4 महीने पहले हुआ था और आगे अब मैं फिर लिखूंगा। मैंने अभी कुछ फुटेज वगैरह तैयार कराए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर को मैं भेजूंगा कि साहब ये हालत है इसकी। आखिरी बार 3 साल पहले एएसआई ने कुछ काम तो किए, पर अब फिर से इसकी मरम्मत जरूरी है। इसका एक अपना मुकम्मल इतिहास है, लेकिन वर्तमान मुश्किल भरा। वैसे भी विरासत को सहेजना, संभालना है तो सही से रख रखाव जरूरी है। कल की इसकी भव्यता आज और आने वाले कल में भी बरकरार रहे, इसलिए आज की ये कोशिश जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।